दुआ है कि हर कामयाबी के शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना। हमारी दिल से दुआ है कि एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। मैं शशिकांत शिवराज सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज उगू उन्नाव से आज फिर पार्ट 2 की क्लास में बायोलॉजी पार्ट 2 क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12th पार्ट 2, जिसमें आपको पहले हम बता चुके थे कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया था। जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया था। अब उसी के बाद हमने बताया था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिलर का प्रयोग। तो आज मिलर के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मिलर का प्रयोग है क्या। तो हेडिंग डाल के लिखेंगे, समझेंगे। पहले समझाने की कोशिश करिए मिलर का प्रयोग। मिलर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था, यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम S.L. मिलर था। क्या नाम था? S.L. मिलर था। इन्होंने अपनी ही प्रयोगशाला में सन 1953 में यह प्रयोग किया था। इस प्रयोग में इन्होंने जल, अमोनिया, मीथेन, गैस ली थी। इन्होंने जब प्रयोग किया था तो उस समय जल, अमोनिया और मीथेन आदि गैसों को लिया था, एक बड़े से फ्लास्क में लिया था, जिसका अनुपात था 2:1:2। इन गैसों के मिश्रण का अनुपात था 2:1:2। एक बड़ा सा, ये जो प्रयोगशाला इन्होंने बनाई थी उस प्रयोगशाला के माध्यम से समझते हैं। इतना सा समझ में आ गया, इसके बाद आगे समझाते हैं। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे, बड़े से 2 फ्लास्क लिए थे। एक फ्लास्क में इन्होंने उबलता हुआ जल रखा था। यह था थर्मामीटर। और एक बड़े फ्लास्क में इन्होंने 3 गैसें ली थी, जैसा कि हमने आपको बताया भी। जल, तो लिया था, जल, अमोनिया, जल तो उस वाले फ्लास्क में लिया था। अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, ये गैसें ली थी, एक क्रम में ली थी।
जिसका जिन गैसों का अनुपात था 2:1:2, इन गैसों का अनुपात था। और इस बड़े से फ्लास्क में इन्होंने इलेक्ट्रोड, विद्युत इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं, विद्युत इलेक्ट्रोड रखा था। जब ये जल वाष्प, बना दे जल बाहर और प्रवेश, जल बाहर संघनित्र लगाए थे, जल बाहर और जल अंदर। ठीक, जब इन्होंने जल को उबालने के बाद में जो जल वाष्प थी इस बड़े से फ्लास्क में एकत्रित हुई, आने लगी धीरे धीरे। और इन्होंने पहले से ही 800 डिग्री सेंटीग्रेड के विद्युत इलेक्ट्रोड लगाए थे। जब ये जल वाष्प इस बड़े से फ्लास्क में प्रवेश हुई और प्रवेश होने के बाद में जब इस इलेक्ट्रोड टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से टकराई तो एक अंदर अचानक इसमें विद्युत स्पॉट हुआ, यानी बहुत सा धुआं एकत्रित होने लगा। तो मिलर ने यह साबित किया था इस प्रयोग से कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब उस समय भी पृथ्वी पर ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई होगी, जिस समय अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन गैस तथा जल आदि का निर्माण हुआ होगा, जल वाष्प। इस प्रयोग से केवल यही साबित होता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये था मिलर का प्रयोग। मिलर का प्रयोग मिलर ने सन 1953 में यह सिद्ध किया था कि जब 2:1:2 में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन गैस ली जाती है और दो बड़े फ्लास्क लिए उन्होंने, और 2 बड़े फ्लास्कों में एक में जल प्रवाहित किया और एक में इन गैसों को रखा। और जल वाष्प जब इन नलियों से जब बड़े से फ्लास्क में एकत्रित हुई, इकट्ठा हुई, और उसमें पहले से ही विद्युत इलेक्ट्रोड लगा हुआ था टंगस्टन का, जब ये एकत्रित हुई तो बड़ा सा फ्लास्क, बड़े से उसी फ्लास्क के अंदर एक विद्युत स्पॉट हुआ, विद्युत स्पॉट, जिसको कह सकते हैं धमाका भी कह सकते हैं या परिवर्तन भी कह सकते हैं, अंदर ही हुआ। जिसके बाद इसमें धुआं बना, वही धुआं बना स्पॉट होने के बाद। और धुएं से ही साबित हुआ कि पृथ्वी का निर्माण भी जब इस समय हुआ होगा उस समय तो वर्तमान में ऐसा ही हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा। तो बस इसके बाद में अगली जो हेडिंग आएगी, मिलर का प्रयोग इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में जो आएगी अगली हेडिंग उसको बताएंगे जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण क्या थे? जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण। ठीक, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास छोटे जीव से लेकर के, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव, विशाल जीव भी कह सकते हैं, बड़े जीव के संरचनात्मक विकास को, बड़े जीव के संरचनात्मक विकास को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास या उद्विकास कहते हैं। नंबर 1 इसी में आगे हेडिंग, जो जैव विकास के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, किस प्रकार के हुए होंगे प्रमाण। तो इसमें आएगी पहली हेडिंग, जीवों की तुलनात्मक आकार की जीवों की तुलनात्मक आकार की या शारीरिक प्रमाण, ठीक। जीवों के आकार की समजात अंग व
अवशेषी अंग पर निर्भर थी, अवशेषी अंगों पर निर्भर थी। ठीक, समझात अंग क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले समझेंगे समझात अंग कि होता क्या है समझात अंग। ठीक, ऐसे अंग, ऐसे अंग जो रचना में, ऐसे अंग जो रचना व आकार में समान हो, आकार में समान हो किंतु कार्य अलग हो। ठीक, ऐसे अंग जो रचना व आकार में समान हो किंतु कार्य अलग हो, किंतु कार्य अलग हो, कहलाते हैं समझात अंग। ठीक, जैसे मनुष्य के पैर, मनुष्य के पैर ले लेते हैं, कौमा कीटों के पंख, कीटों के पंख। ठीक, देखो रचना व आकार में समान है। अब जैसे मनुष्य के पैर है, रचना व आकार में समान है, और कीटों के पंख भी रचना व आकार में समान है, लेकिन कार्य सबका अलग अलग होता है। ठीक, इसके बाद में दूसरा आता है अवशेषी अंग। ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों के हुए हों या पूर्वजों के रह चुके हों। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, जैसे कि सांप के पैर पहले हुआ करते थे, तो प्रेजेंट टाइम सांप के पैर नहीं है, विलुप्त होगा, क्योंकि उसका उन्होंने प्रयोग सही मायने में प्रयोग नहीं किया, तो धीरे धीरे वो चीज प्रयोग होती गई। जैसे कि हमारी देखो ये उंगली, 5 उंगलियां हैं, सबसे कम यूज इस उंगली का होता है, तो हो सकता है हमारे पूर्वजों की उंगलियां हो सकता है बराबर बराबर पहले हुई हो। अब धीरे धीरे जिस चीज का उपयोग हम नहीं करेंगे वो धीरे धीरे वो चीज विलुप्त होती जाएगी। तो वैसे ही देखो ये सबसे छोटी उंगली होती जा रही, तो आने वाली हो सकता है पीढ़ी में और छोटी हो और छोटी हो और छोटी हो, क्योंकि जिस चीज का यूज नहीं होता तो वो क्या होती है, धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। तो ऐसे ही अंग जिनका उपयोग ना हुआ हो, जिनका उपयोग ही ना होता हो, हमारे पूर्वज की हुई हो और हम लोगों की ना हुई हो, तो वो अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक, जैसे आपको बता दें, जैसे कि सांप के पैर, जैसे कि हमने अभी बताया सांप के पैर, ये क्या है, अवशेषी अंग है जो विलुप्त हो चुके हैं। तो जो विलुप्त हो गए अंग वही अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो आज ये इतना सब कुछ समझ में आया, ये थी पार्ट 2 क्लास। अब अगली क्लास आएगी पार्ट 3, वो अगले दिन। तब तक के लिए इतना ही समझिए। ठीक, और इसको एक बार फिर देखिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में